हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। ये केमिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है और ये हम लोग नेट और जेईई बेसिस पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड। और सॉलिड के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि सॉलिड क्लास 9 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड क्या होती है, सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब आपको मालूम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो सबसे पहली बात यह है कि जनरल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप पहला भी लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि इसका जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? टाइडली हेल्ड होते हैं। ठीक है, एटम्स एक दूसरे से क्लोजली पैक होते हैं जिसका वजह से इन मॉलिक्यूल के बीच में काफी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। दूसरा होता है सॉलिड का डिफिनीशन ही होता है कि सॉलिड जो होता है वो क्या होता है? डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, और हम लोग इसको क्या ही कर सकते हैं? निग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, मतलब इसको सॉलिड इतना हार्ड होता है कि हम लोग उसको दबा नहीं सकते हैं। और सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सॉलिड का जो पार्टिकल होता है, द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड का जो पार्टिकल होता है, मैं लिख देता हूं पार्टिकल ऑफ सॉलिड। और सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो एटम हो सकता है, आयन्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल होता है। आर फिक्स, द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आर एट फिक्स पोजीशन, अपने ही पोजीशन पे रहते हैं और वो क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपने फिक्स पोजीशन में। तो ये सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ में लिखते रहेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। दूसरा बात होगा टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखिए, सॉलिड को दो टाइप में बांटा गया है। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है? एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या ही बोलते हैं? ट्रू सॉलिड बोलते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड को क्या ही बोलते हैं? सूडो सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड बोलते हैं, या सुपर कोल्डेड लिक्विड, या क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर कोल्डेड लिक्विड। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का ये नाम है। आप सबसे पहले हम लोग को जानना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं। तो देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको बोलते हैं जिसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। जिसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप लोग बोलेंगे द सॉलिड विच हैव फिक्स ज्योमेट्री, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका क्या होता है? वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होती है। ठीक है, ऐसा सॉलिड जिसकी वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और जिसकी वेल डिफाइंड ज्योमेट्री नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो इसका वेल डिफाइंड ज्योमेट्री नहीं होता है। डू नॉट हैव एनी फिक्स ज्योमेट्री। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में। और देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। इसमें जो कंसिस्टेंट पार्टिकल होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां में जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर अरेंज इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, मतलब यहां में जो होता है वो एटम कुछ ऐसे अरेंजमेंट होता है एटम्स का, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। एटम्स ऐसे ही अरेंज होता है। अगर हम लोग NaCl की बात करेंगे, NaCl, NaCl, Na+Cl-, Na+Cl-, ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो एटम्स आर अरेंज इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
और यहां में क्या होता है, एटम शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होते हैं, यहां में जो एटम्स अरेंज होते हैं, एटम्स आर अरेंज अप टू शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब यहां में क्या होता है कि मॉलिक्यूल अरेंज होना चाहता है फिर डिसऑर्डर हो जाता है, थोड़ा देर के लिए ऑर्डर होगा मतलब होगा फिर डिसऑर्डर जैसा हो जाएगा, ऐसा टाइप का अरेंजमेंट होता है एमॉर्फस सॉलिड में। तो ये थोड़े देर के लिए देखिए ये रेगुलर हो मतलब ये लॉन्ग मतलब कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होना चाहता है फिर डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसको हम बोलते हैं ये ऑर्डर्ड होता है और ये डिसऑर्डर्ड होता है। हम लोग बोलते हैं कि यहाँ में जो एटम्स होते हैं वो रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, रेगुलर मैनर में, और यहाँ में एटम्स जो क्या होते हैं इरेगुलर मैनर में होते हैं। ठीक है, यहाँ में समझ में आ गया होगा। और जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी मेल्टिंग, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। शार्प का मतलब होता है फिक्स होता है, फिक्स। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या ही होती है, फिक्स होती है। और इसकी वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होती है, मतलब डू नॉट फिक्स होती है। आप बोल सकते हैं कि वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, या डू नॉट शार्प बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग समझेंगे कि क्या, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा, आप यहां तक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लिए होंगे। तो हम लोग आगे बात करते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, और एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये समझ में आना चाहिए कि एनिसोट्रॉपिक इन नेचर क्या होती है। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जिसका डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है उसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। और आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इसका कुछ डिफरेंट बातें हैं। जैसे आप लोग देखिए, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो कैसे होते हैं, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। और एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। कैसे समझा जाए, ऐसे समझा जाए। ध्यान दीजिए, मान लो यहाँ में एटम का अरेंजमेंट हुआ, और आप लोग को मालूम है कि एटम जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और दूसरा लेयर ये है, यहाँ में एटम अरेंजमेंट हुआ, एटम का अरेंजमेंट हुआ। मान लो ये NaCl का क्रिस्टल है, यहाँ में मान लो Na+, यहाँ में Cl-, Na+, Cl-। तो देखिए ये डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ में इजी से फ्लो करेगा, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्लो करेगा। लेकिन ये वाला गैप थोड़ा सा ज्यादा है तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा लेकिन थोड़ा लेट से करेगा। मतलब कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो रही है, तो इसी को बोला जाता है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो रही है। और आइसोट्रॉपिक इन नेचर का क्या मतलब होता है, क्योंकि आप लोग मालूम है कि यहाँ में जो एटम्स होते हैं इरेगुलर तरह से अरेंज होते हैं। मतलब एटम शॉर्ट रेंज में होना चाहता है, फिर डिसऑर्डर हो गया, फिर डिसऑर्डर हो गया, फिर ऑर्डर कुछ ऑर्डर होना चाहता है, फिर डिसऑर्डर हो गया। ऐसा टाइप का अरेंजमेंट होता है एमॉर्फस सॉलिड में। ठीक है, तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में देखिए, ये वाला इधर भी देखेंगे तो एक जैसा दिखाई देगा और इधर भी देखेंगे तो एक जैसा दिखाई देगा। मतलब कि इसका क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में सेम आ रही है, तो नाम हो गया आइसोट्रॉपिक इन नेचर। लेकिन खास बात यह है कि आप लोगों को थोड़ा फील नहीं हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड क्या है। तो इस एग्जांपल देखिए, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जितने भी पॉलीथीन, बैग, ग्लास, रबर, ये सब जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होती है। पहली बात कि एमॉर्फस सॉलिड की वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोग सपोज पासीघाट में हैं, तो पासीघाट में गए किसी दुकान में, आपने ग्लास देखा, आपने बोतल लिया, आपका जो बोतल का जो डिजाइन है
जितना लीटर का है सेम डिजाइन दूसरा दुकान में जाएंगे तो नहीं मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा, अलग मिलेगा। अब दूसरा स्टेट में जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा, अलग डिजाइन का मिलेगा। इसका ये मतलब होता है कि जो एमॉर्फस सॉलिड होती है ना, उसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती है, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट करके अलग अलग डिजाइन बनाया जाता है। इसकी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसलिए ये सब एमॉर्फस सॉलिड का कैटेगरी में आता है। लेकिन यहां में जो आपको बताया जाएगा कि NaCl का स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, असम, जो भी आप जाएंगे तो वहां में भी आपको क्या बताया जाएगा कि NaCl का स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन आप ये नहीं कि यहां में जो बैग यूज करते हैं, जो पॉलीथीन यूज करते हैं, वो दूसरा स्टेट में भी सेम मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। मतलब कि समझ में आ गया होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल आप लोग क्या लिख सकते हैं? ऑल आयनिक कंपाउंड। क्या लिख सकते हैं? ऑल आयनिक कंपाउंड लिख सकते हैं यहां में, ऑल आयनिक कंपाउंड। इसका NaCl का स्ट्रक्चर फिक्स है। यहां में बेग का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, रबर का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, कोल तार का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग तरीका का मिलता है, अलग अलग वेराइटी का, अलग अलग डिजाइन का मिलता है। इसलिए इसका डिफिनेशन यही था कि इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इसका ऑल आयनिक कंपाउंड। और यहां में क्या होगा? ग्लास, पॉलीथीन, बैग, रबर, कोल तार। तो ये सब जो क्या होंगे? एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। और अब हम लोग पढ़े हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है, एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड या सुपर कोल्डेड लिक्विड बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका टाइप। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है मेटेलिक सॉलिड, फिर होता है आयनिक सॉलिड, फिर होता है नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड, फिर होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड के बारे में। मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। तो देखिए, पहला होता है मेटेलिक सॉलिड। थोड़ा आप लोग देख लेंगे पहले इसका बारे में। हम लोग का पहला जो होता है वो होता है मेटेलिक सॉलिड, दूसरा होता है आयनिक सॉलिड, थर्ड जो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड, हम लोग बोलते हैं इसको नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड, और हम लोग जो चौथा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो आप यहां में ध्यान दीजिए, आयनिक मेटेलिक सॉलिड किसको बोलते हैं? तो मेटेलिक सॉलिड उसको बोलते हैं जिनमें कंसिस्टेंट पार्टिकल मेटल्स होता है। कंसिस्टेंट पार्टिकल आर मेटल एंड अट्रैक्शन फोर्स इज मेटेलिक बॉन्ड। उसमें कौन सी बॉन्ड होती है? मेटेलिक बॉन्ड होती है। आयनिक सॉलिड किसको बोलते हैं? इसमें कंसिस्टेंट पार्टिकल आयन होता है और आयन का बीच में जो अट्रैक्शन होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कंसिस्टेंट पार्टिकल आर आयन एंड अट्रैक्शन फोर्स इज आयनिक बॉन्ड। ये होता है नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड में जो कंसिस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो एटम होते हैं, और एटम का बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पार्टिकल आर एटम एंड अट्रैक्शन फोर्स इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का वजह से अट्रैक्शन होता है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंसिस्टेंट पार्टिकल होगा वो मॉलिक्यूल होगा, और मॉलिक्यूल का बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आपको मजा ही आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड का बारे में। क्या बात करेंगे? मेटेलिक सॉलिड का बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो होगा मेटेलिक सॉलिड होगा, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, स्पेलिंग पे आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए, मेटेलिक सॉलिड किसको बोलते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि यहां में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मेटल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मेटल एंड अट्रैक्शन फोर्स इज मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड का वजह से अट्रैक्शन होता है। अब डायरेक्ट सबसे सिंपल डेफिनेशन है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा? आपको याद रखना है, कौन आगे आया। देखो, कौन आगे आया? कॉपर, ठीक है ना, गोल्ड, सिल्वर,
तो आप याद कर सकते हैं इसे, ये मेटेलिक सॉलिड होते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि अरे मेटेलिक बॉन्ड तो मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या होता है। तो चलिए थोड़ा मेटेलिक बॉन्ड का बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? तो इट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां में क्या होता है, यहां में आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। देखिए कोर इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या भी बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या क्या ही बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो इसमें कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन का बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को बोला जाता है मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है? मेटेलिक बॉन्ड। समझ में आपको ये समझ में आना चाहिए कि कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोला जाता है। तो आइए ध्यान देंगे, जैसे मान लो लिखा है सोडियम। सोडियम का आप लोग को मालूम होता है एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बनाया मान लो Na+, और यहां में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप लोग को मालूम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इसका लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कर्नल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम लोग? कर्नल इलेक्ट्रॉन। मतलब कि बैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं कर्नल इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये कर्नल इलेक्ट्रॉन होगा और ये कोर इलेक्ट्रॉन होगा, और यही कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन का बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो मान लो NaCl का बहुत सारा क्रिस्टल है, NaCl का बहुत सारा क्रिस्टल है, मान लीजिए Na+ है, बहुत ही ज्यादा Na+ है, आपको एकदम मजा आ जाएगा, आप ध्यान से देखते रहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये आयंस का बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यही जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। एग्जांपल कौन आगे आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड। क्या पढ़ेंगे? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड से तो आपको एकदम मजा ही आ गया होगा, ये तो मैं जानता ही हूं, ऐसा फीलिंग आ रहा होगा आपको। तो चलिए आयनिक सॉलिड देखिए, आयनिक सॉलिड किसको बोलते हैं? आयनिक मतलब कि आयंस। क्या आपको दिखाया? आयंस। जैसे आप लोग जानते हैं NaCl को जैसे ही पानी में डालने से Na और Cl एक दूसरे से जुदा हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है। तो ये हो गया आयंस। अगर चार्ज जो होते हैं, अगर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होते हैं उसी को हम लोग आयंस बोलते हैं। तो यहाँ में क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। अट्रैक्शन होने का वजह से जो बॉन्ड बनता है, जब केटायन और एनायन का बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका आयनिक बॉन्ड जो होता है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। तो आप लिख सकते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई। हाई मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने का वजह से उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। थर्ड, इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन। इसमें केटायन और एनायन का बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वजह से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही है। चलिए आयनिक बॉन्ड के बारे में आपने इतना देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो डायमंड ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम लोग को 3D नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड बोला जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे 3 में नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। देखिए नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम एंड अट्रैक्शन फोर्स इज कोवेलेंट
कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का वजह से जो अट्रैक्शन होता है उससे जो सॉलिड बनती है उसको नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड बोला जाता है। और इसका जो एग्जांपल होता है वो ग्रेफाइट, डायमंड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, तो ये सब जो एग्जाम्पल होता है वो नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। और इनका जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर में पाया जाता है, 3 डायमेंशन SiO2, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या ही बोलते हैं, 3 डायमेंशन नेटवर्क कोवेलेंट। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, 3D नेटवर्क होता है, 3D कोवेलेंट नेटवर्क, आप ऐसे बोल सकते हैं 3D कोवेलेंट नेटवर्क, 3D कोवेलेंट नेटवर्क। समझ में आ गया। और इसी का वजह से 3 डायमेंशन होने का वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है। समझ में आ गया। तो ये हम लोग का हो गया नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। अब हम लोग बात करेंगे चौथा के बारे में, जो कि होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड का बारे में। तो जो 4th पॉइंट है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स एंड अट्रैक्शन फोर्स इज वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग, I2 सॉलिड, सॉरी फास्फोरस P4 सॉलिड, फास्फोरस P4 का फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर एसिड का फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड, ठीक है। H2O सॉलिड। तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो सब मॉलिक्यूलर सॉलिड का बीच में आएंगे। और आप लोग को मालूम है कि ये मॉलिक्यूल है, मान लो आयोडीन, और दूसरा मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में तो अट्रैक्शन लगता ही है। ये वीक अट्रैक्शन होता है, लेकिन अट्रैक्शन तो होता ही है, और यही अट्रैक्शन को हम लोग वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। मान लो दूसरा मॉलिक्यूल होगा फ्लोरीन, और यहां में होगा फ्लोरीन, ये भी मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं वंडर वॉल मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये वाला में मॉलिक्यूलर, इस कंपाउंड में वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा उसमें वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ही ज्यादा होती है। तो आप लिख सकते हैं कि जो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। तो आपको मालूम है, फिर कल बाहर आई अंटी, मतलब कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाती है। तो आयोडीन की मॉलिक्यूलर मास फ्लोरीन से ज्यादा होगी, इसलिए इसमें वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्लोरीन का कंपेयर में ज्यादा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा है। आप कॉपी करिए। तो देखिए कुछ डिफिनीशन है और 3 डिफिनीशन है जो मैंने लिख दिया है। तो देखिए डिफिनीशन पहला है लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं। तो जो लैटिस पॉइंट होता है वहां में लिखा गया है एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन स्पेस। मान लो कोई भी हम लोग का क्रिस्टल है, मान लीजिए यहाँ में NaCl का क्रिस्टल है, मान लो Na का ही केवल NaCl एक क्रिस्टल है NaCl, ठीक है। यहाँ में Cl Na ये क्रिस्टल है, मान लो ये क्रिस्टल है, और इसी क्रिस्टल को अगर आप लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करा देंगे स्पेस में तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। समझ में आ गया। जो भी ये क्रिस्टल है अगर हम लोग उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करा देते हैं स्पेस में तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। समझ में आ गया। तो यही जो लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। यहां में लिखा गया अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस। ये जो है ये लैटिस पॉइंट है, इनका अरेंजमेंट, इसका आपने ऐसे अरेंजमेंट करा दिया, ठीक है। तो यही जो अरेंजमेंट कहलाता है, यही जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस।
फिर होती है ये यूनिट सेल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसका डिफिनीशन जरूर याद रखेंगे। तो देखिए, अगर यही जो स्पेस लैटिस है उससे जो कंबाइन करके अगर हम लोग का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन, एक स्मॉलेस्ट यूनिट सेल बनता है जो बार बार रिपीट करता है, उसी को बोला जाता है यूनिट सेल। तो इसका डिफिनीशन ऐसे लिखा गया है, combination of lattice point which is repeated throughout the crystal, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं the simplest unit cell which can repeated itself over again and again। मतलब कि अगर हम लोग का ये अरेंजमेंट अब क्या हो रहा है, लैटिस पॉइंट, और ऐसा एक हम लोग का क्या होगा, ये मान लीजिए अरेंजमेंट हो गया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट को कंबाइन करके एक सबसे छोटा यूनिट सेल, और यही यूनिट सेल बार बार रिपीट करेगा, तो उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है। तो अभी हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल का बारे में। तो देखिए, जो यूनिट सेल होता है उनका जो टाइप होता है, 1 डायमेंशन यूनिट सेल होता है, 2 डायमेंशन यूनिट सेल होता है, इसका बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अब आप लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो जो पहला होता है वो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में होता है पहला 1 डायमेंशन यूनिट सेल। 1 डायमेंशन यूनिट सेल मतलब कि जो एटम्स होंगे वो एक डायमेंशन में अरेंजमेंट होगा। एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो 1 डायमेंशन में होगा, इसलिए इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन यूनिट सेल। तो पहली बात ये हो जाती है कि 1 डायमेंशन यूनिट सेल है, जो 1D यूनिट सेल है, 1 डायमेंशन यूनिट सेल है, इसको डिफाइन करने के लिए कितना पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। मान लो ये केवल एक डायमेंशन, केवल एक्स एक्सिस में है, या केवल वाई में होगा, या केवल जेड में होगा। हम लोग 1D की बात कर रहे हैं तो कोई एक्स होगा, मान लीजिए आपने एक एक्सिस बना दिया, आपने इसको जेड नाम दे दिया, तो डाल दो, कोई बात नहीं, तो ये 1 डायमेंशन में हो जाएगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग का एक ही पैरामीटर चाहिए कि इन दोनों के बीच का लेंथ क्या है। तो आप लिख सकते हैं only one parameter is required to define। ठीक है, केवल एक ही पैरामीटर चाहिए जो इसको डिफाइन करने के लिए जरूरत होगा। फिर दूसरी हम लोग का होगा 2 डायमेंशन यूनिट सेल। जो 2 डायमेंशन यूनिट सेल होगा, मान लो एक एटम है, ये 1 डायमेंशन है, दूसरा होगा, दूसरा लेयर होगा। ठीक है, थोड़ा कलाकारी नहीं आती है लेकिन आप लोग समझ लेंगे। ये 2 डायमेंशन यूनिट सेल है। सपोज आप लोग मान लीजिए ये 2 डायमेंशन यूनिट सेल है, इतना बनाने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये 2 डायमेंशन यूनिट सेल है। ठीक है, और ये 2 डायमेंशन यूनिट सेल है, तो मतलब इसको आप लोग ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो आप लोग बताइए कि इस 2 डायमेंशन यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कितना पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। तो 2 डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है, लेंथ, ब्रेथ और थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन। आप लिख सकते हैं 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन। तो उसमें क्या होता है, ए और बी और थीटा, ये 3 पैरामीटर चाहिए 2 डायमेंशन यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए। आप कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 2 डायमेंशन यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर चाहिए था, ए बी थीटा, लेंथ ब्रेथ कितना, दोनों का बीच का एंगल है। तो वो जो 2D डायमेंशन यूनिट सेल होता है वो कितना टाइप का होता है, तो 5 टाइप का होता है। ठीक है ना, 5 टाइप का होता है। याद आप ऐसे कर सकते हैं, SR HR P, ऐसा करके आप लोग याद कर सकते हैं, SR HR P। S का मतलब होगा पहला स्क्वायर यूनिट सेल। क्या होता है, स्क्वायर यूनिट सेल। ठीक है, स्क्वायर यूनिट सेल में क्या होता है कि A = B और थीटा = 90 डिग्री होता है। दूसरा जो होता है, सेकेंड जो होता है R का मतलब होता है रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। आप ऐसे याद कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में क्या होगा, A ≠ B, थीटा = 90 डिग्री, या में 90 डिग्री। ठीक है, SR थर्ड जो होगा हम लोग का क्या होता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में A = B, थीटा = 60 डिग्री होती है। जो फोर्थ होती है हम लोग का वो होता है R मतलब रोम्बिक होती है, रोम्बिक यूनिट सेल। तो जो R होता है रोम्बिक यूनिट सेल, उसमें क्या होता है, A = B होता है, थीटा नॉट 60 डिग्री, थीटा नॉट 90 डिग्री। ठीक है, और जो फिफ्थ जो होता है वो होता है हम लोग का पैरेललोग्राम। क्या होता है,
पैरेललोग्राम यूनिट सेल। तो पैरेललोग्राम यूनिट सेल में क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी और थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग का बात हो गया। तो ये हम लोग का टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशन यूनिट सेल था। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन यूनिट सेल। तो आप यहाँ में कॉपी कर लीजिए। तो देखिए अभी हम लोग 2 डायमेंशन यूनिट सेल में पढ़े हैं जो 5 टाइप के होते हैं, और उनको अगर आपसे कोई पूछे उसको हम लोग ब्रेवियस पॉइंट भी बोलते हैं, ब्रेवियस लेटिस। तो कोई बोलेगा ब्रेवियस लेटिस जो होता है वो 2 डायमेंशन में कितना होता है, तो आप बोलेंगे 5 होता है। 5 ब्रेवियस लेटिस होता है। याद करने का तरीका SR HR P, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, रोम्बिक और P मतलब पैरेललोग्राम। 5 ब्रेवियस लेटिस, ठीक है, किसमें 2D में। तो 5 ब्रेवियस लेटिस होता है 2D में, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है 3 डायमेंशन यूनिट सेल। तो देखिए 3 डायमेंशन यूनिट सेल कैसे होता है वो आपको थोड़ा सा समझना है। मान लो एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर ऐसी हो गई, इसका ऊपर से अगर हम लोग 3rd लेयर रिपीट कर दें ऐसा टाइप में, ऐसा आपको ये दिखाई देगा। तो ये होगा हम लोग का 3rd डायमेंशन यूनिट सेल, जिसमें 3 डायमेंशन होंगे, XYZ होगी। ठीक है, अगर हम लोग उसको बनाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 3 डायमेंशन यूनिट सेल को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ये हो गई हम लोग का 3 डायमेंशन यूनिट सेल। अच्छा, ये 3 डायमेंशन यूनिट सेल जो है इसको डिफाइन करने के लिए कितना पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, कितना पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी जिससे हम लोग 3 डायमेंशन यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि 3 डायमेंशन यूनिट सेल है, तो अभी हम लोग को मालूम होना पड़ेगा कि इसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और हाइट क्या है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मालूम होना पड़ेगा, ABC। तो हम लोग का 3 तो लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, मान लीजिए अल्फा, इसका एंगल कितना बना बीटा और इसका एंगल कितना बना गामा। तो 3 डायमेंशन यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 डायमेंशन यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कितनी पैरामीटर चाहिए, 6 पैरामीटर चाहिए। समझ में आ गया। वो पैरामीटर्स क्या होता है, ABC, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो ये 6 पैरामीटर्स होता है जिसमें 3 डायमेंशन यूनिट सेल को डिफाइन किया जाता है। जैसे कुछ ही देर पहले आपने 2 डायमेंशन यूनिट सेल का बारे में देखा है, वो 5 ब्रेवियस लेटिस पॉइंट होता है। और 3 डायमेंशन यूनिट सेल में कितने ब्रेवियस पॉइंट्स होते हैं, लेटिस पॉइंट होते हैं 7। तो आप लोग ध्यान दीजिए वो कौन कौन से होते हैं जो कि आपको याद रखना है। तो पहला होता है क्यूबिकल यूनिट सेल। क्यूबिकल यूनिट सेल का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं क्यू किसको बोलते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होता है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता है, मतलब कि जो एक्सियल डिस्टेंस है और ये एक्सियल एंगल है वो क्या होती है, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल में क्या होता है, A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ऑर्थोरम्बिक या रोम्बिक में क्या होता है, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब कि A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं होता है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होती है। उसी तरह मोनोक्लिनिक होती है, हेक्सागोनल होता है, रोम्बोहेड्रल होता है। ये याद रख लेंगे आप लोग। मोस्ट, अब अगर आपसे पूछेगा कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है, तो ट्राइक्लिनिक, टी मतलब ट्राइक्लिनिक। इसमें ना ही लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होता है, ना ही अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अभी हम लोग 3 डायमेंशन यूनिट सेल के बारे में पढ़े, जो 7 ब्रेवियस लेटिस पॉइंट होता है। उसका बाद आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जो हम लोग का जो क्वेश्चन आता है ना, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो क्यूबिकल यूनिट सेल से आता है, मतलब कि 99% क्वेश्चन क्यूबिकल यूनिट सेल से आता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यूबिकल यूनिट सेल। हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्यूबिकल यूनिट सेल। इसी से हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। और क्यूबिकल यूनिट सेल में आपको मालूम है कि ये क्यू बना दीजिए और इसमें 6 पैरामीटर चाहिए, ABC, अल्फा, बीटा और ये गामा। तो ये 6 पैरामीटर चाहिए। और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग का जो भी यूनिट सेल पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्यूबिकल यूनिट सेल से आता है। तो इसका बारे में ही हम लोगों को फोकस करना है और पढ़ना है, सब कुछ डिटेल इसी के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन वेरियस यूनिट सेल, जो यूनिट सेल होता है उसमें एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग में आप लोग लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन वेरियस पोजीशन। ठीक है, हम लोग का क्या लिखना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट वेरियस पोजीशन
इन क्यूबिकल यूनिट सेल, पोजीशन इन क्यूबिकल यूनिट सेल। कौन सी सेल की बात करेंगे हम लोग? क्यूबिकल यूनिट सेल की बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ में जो एटम होगा, मान लो हम लोग का क्यूबिकल यूनिट सेल है, तो वहां में एटम का वेरियस अलग अलग एटम, मतलब जो एटम होगा अलग अलग पोजीशन पे ऑक्युपाई होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग एज्यूम करिए, जहां में आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं अपने घर में बैठ के देख रहे होंगे, तो अपने घर को एज्यूम करिए वो एक क्यूब है। क्या है? क्यूब है। तो आप मतलब आप बोलेंगे नहीं क्यूब तो नहीं होता है, मेरा घर का लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट है, क्यूबॉइड जैसा है। अरे मानने में क्या जाता है, सपोज कर लो कि आपका घर क्यूब है, यहां में सब मानने से ही होगा, ये सॉलिड स्टेट 3 डायमेंशन चैप्टर होती है। तो आप देखिए, अगर आपका घर क्यूब है तो उस क्यूब में कितने कॉर्नर है, आप जल्दी से काउंट करके बताइए, उस क्यूब में कितने कॉर्नर है। तो आप लोग देखेंगे कि आपका घर का जो कॉर्नर होगा वो 8 होता है। अगर 8 कॉर्नर होगा, फेसेस कितने होते हैं? आप बोलेंगे मेरे घर का लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, समझ में आ गया, आगे पीछे बैक फ्रंट, तो ये टोटल 6 फेजेस होते हैं। बॉडी सेंटर का मतलब होता है कि एक क्यूब में जो बीच वाला पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, वो एक ही होता है। और एजेस कितने होते हैं, एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं? 12। तो इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं जस्ट आपको याद करा दूं कि सबसे पहले आपको बोलेगा कॉर्नर कितना है, कॉर्नर होता है 8, एक क्यूब में कॉर्नर कितना होता है? 8। फेसेस कितने होते हैं? 6। बॉडी सेंटर कितना होता है? बॉडी सेंटर होता है 1। और एजेस कितने होते हैं? एजेस कितने होते हैं? 12। समझ में आ गया ना? जब दो फेसेस जब जिस लाइन पे मिलते हैं, जब दो फेसेस, ये वाले फेसेस और ऊपर वाले फेसेस जो लाइन मिल रही है वही एजेस कहलाती हैं, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये आप लोगों को एजेस दिखाई दे रही हैं, तो 12 एजेस होती हैं। तो ये आपको इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर क्यूब में 8 कॉर्नर है, तो अगर उसमें हम लोग एटम रखें तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बॉडी सेंटर में रखें तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? फेस में रखें तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? तो यही हम लोगों को अभी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एट बॉडी सेंटर। हम लोग एट बॉडी सेंटर, अगर हम लोग बॉडी सेंटर पे एटम को रख देंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? तो देखिए, हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं। हम लोग बहुत ही सुंदर सा कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो ये एक क्यूब है, ये आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है। और इस क्यूब में एटम कहां में ऑक्युपाई है? बॉडी सेंटर में। मान लो इसका बीच वाला पॉइंट, ये बॉडी सेंटर, ठीक है। तो क्या ये जब एटम क्यूब का बॉडी सेंटर में होगा तो क्या वो क्यूब का अंदर होगा? मतलब 100% इनसाइड होगा, मतलब कि उस क्यूब का 100% इनसाइड होगा। आप ऐसा सोचो कि आपका जो घर है, समझ में आ रहा है? आपका जो घर है उसका जो मिडिल वाला पॉइंट है वो बस आपका घर का होगा, बगल वाला ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा मिडिल पॉइंट है, नहीं बोल सकते। वो 100% आपका घर में ऑक्युपाई करेगा। तो ये जो होता है वो क्या होता है? 100% इनसाइड होता है। ये क्या होता है? 100% कहां में होगा? इनसाइड होगा। तो इनसाइड होगा, अंदर होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन उस क्यूब में कितना ही होगा? 1 होगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना ही होगा? 1 होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एटम बॉडी का सेंटर में लगा होता है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1 होता है, मतलब वही क्यूब का होगा। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे, ये तो बॉडी सेंटर का हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर का हो गया, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एट फेस सेंटर। ठीक है, मैं यही में कर लेता हूं, आप लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एट फेस सेंटर। अच्छा, फेस सेंटर यहां में आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, एटम कहां में है? फेस में है। एटम कहां में है? फेस में। तो देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एटम फेस में है। जैसे कि आप लोगों को ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक फेस है, ठीक है ना, ये फेस है, एटम यहां में है। तो अगर इस पे अगर हम लोग एक एटम को रखेंगे तो ये कितने परसेंट इस घर में होगा? देखिए, अच्छा, ये जो वॉल होती है, वॉल, अगर इसको हम लोग होल करके एक बॉल को लगा दें तो क्या ये बॉल इस रूम में भी दिखाई देगा, उसका जस्ट बगल वाला रूम में भी दिखाई देगा? दो घर के लिए एक वॉल कॉमन होती है। तो अगर इस एटम को अगर हम लोग इस घर को होल करके एटम लगा देंगे तो 50% इस घर में दिखाई देगा, 50% दूसरा वाला घर में दिखाई देगा। मतलब कि इस एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा ये कहां में होगा? वो 50% इनसाइड होगा। 50% आपका घर में होगा, 50% बगल वाला घर में होगा। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना ही होगा?
1/2। समझ में आ रही है? एक वाल है, दो के लिए कॉमन है, तो आप यहां में एटम रखेंगे तो आपको हाफ आपको दिखाई देगा, हाफ उनको दिखाई देगा, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/2। समझ में आ रहा है? चलिए, अगर हम लोग एजेस पे रखें तो, अगर हम लोग कहां में रखें? एजेस में। ठीक है, अगर हम लोग कहां में रखें? एजेस में रखें तो क्या होगा? ठीक है, ये मान लो ये हम लोग का एजेस है, यहां में हमने एटम को रख दिया। जब दो फेसेस जिस लाइन पे मिलती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एजेस बोलते हैं। ठीक है, तो एजेस में रखेंगे तो ये कितने % आपका घर भी दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए, ये जो ऊपर वाली फेसेस और ये वाली फेसेस का बीच में अगर हम लोग बॉल रख दें तो इस घर में कितने दिखाई देंगे? तो इस घर में वो 25% दिखाई देंगे। मतलब कितने दिखाई देंगे? ये कितने % इनसाइड होंगे? 25%। ये कहां में होंगे? 25% इनसाइड होंगे। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? अपने क्यू के लिए कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। समझ में आ ही रहा होगा। देखिए कैसे 1/4 हुआ। मान लो एक एटम को आपने इस यहां में रख दिया है, मतलब कॉर्नर में रख दिया है, तो ये ऊपर से एक वाल आ रही है उसमें जाएगा, फेसेस इसमें आ रही है। मान लो ये वाला जो ऊपर वाला वाल है उसको एक्सटेंड करो तो उस घर में भी चला जाएगा ये वाला फेस। ठीक है, अगर ये वाले वाल को ऊपर एक्सटेंडेड कर दो, इसका ऊपर भी एक घर होगा, उसके लिए ये भी कॉमन होगा, एजेस कॉमन होगा, तो 4 के लिए कॉमन हो जाता है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा मतलब कि 25% इस कॉर्नर में क्या हो जाएगा? 25% क्या होगा? इस घर में इनसाइड होगा, मतलब इस घर के लिए कॉमन होगा, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग कॉर्नर में लगाएं तो क्या होगा? ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कॉर्नर में लगाएंगे तो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कॉर्नर ये है आपका कॉर्नर। ठीक है, ये कॉर्नर आपने एटम को कहां में लगा दिया? कॉर्नर में लगा दिया। आपका घर का कॉर्नर में लगा दिया। तो ये आपको कितना %, मतलब कितना % इनसाइड होगा आपका घर में? तो ये जो होगा वो क्या होगा? 12.5% आपका घर में क्या होगा? इनसाइड होगा, जो कि आपको दिखाई देगा। मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितनी होगा? कंट्रीब्यूशन होगा वो कितनी होगा? 1/8। तो आपको समझ में नहीं आया कि कॉर्नर का? मुझे तो समझ में नहीं आया, आइए मैं समझाता हूं। अच्छा देखिए, ये जो कॉर्नर है वो कितने कॉर्नर के लिए कॉमन है? एक कॉर्नर क्या 8 कॉर्नर के लिए कॉमन होता है? अगर ये वाला कॉर्नर है वो कितने कॉर्नर? जैसे आप सोचो, आप एक किताब समझेंगे, किताब ये क्यूब है, ऐसा आप समझेंगे तभी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्यूब है, क्यूब का ये वाला कॉर्नर है, ये क्यूब है, इसका आगे में भी ये क्यूब है, इसका आगे में भी एक क्यूब है। क्या आपको समझ में आ गया? ये क्यूब क्या एक कॉर्नर है जो चारों घर को कॉमन है? चारों घरों का कॉमन कॉर्नर ये वाला है। क्या आपको समझ में आ रही है? ठीक है, आपने क्या किया? किताब 4 को अटैच कर दो, इसका ऊपर से 4 और किताब रख दो, 4 और क्यूब कर दो। समझ में आ रहा है? तो 4 और करेंगे, 4 इसका ऊपर से रखेंगे, तो क्या ये जो कॉर्नर होगा 8 कॉर्नर को कॉमन होगा, 8 कॉर्नर में कॉमन होगा। तो एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना ही होगा? एक मान लो एक कॉर्नर है वो 8 घर के लिए कॉमन है, तो अपने क्यू के लिए कितना उसका कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8। तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका कॉर्नर होता है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो कॉर्नर होगा वो उसका 8 कॉर्नर के लिए कॉमन होगा, तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई है। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। बॉडी सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1 होता है। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2। एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4 होती है। अच्छा, ये सब पढ़ने के बाद में हम लोग का एक टर्म होता है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी इन 3 डायमेंशन। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी एटम क्यूब में कितने % ऑक्युपाई हुआ है उसी को बोला जाता है पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। समझ में आ गया? पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो पैकिंग इफिशियंसी आ जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इन 3 डायमेंशन। क्या लिखेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में पैकिंग फ्रैक्शन तो ये बताता है कि कोई भी एटम कितने % कवर हुए हैं, मतलब कि कोई भी एक एटम क्यू में कितना % स्पेस ऑक्युपाई किया है, उसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये होता है, इट टेल्स अबाउट
it tells about what fraction of total volume occupied by atom। कोई भी एटम कितना परसेंट क्यू का वॉल्यूम को ऑक्युपाइड किया है उसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना चाहिए। जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम इन वन यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम इन वन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि क्लासरूम में 20 स्टूडेंट बैठा है, उसका वेट को मेजर करिए कि वो कितना स्पेस ले रहा है, कितना एरिया ले रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, मतलब उसका वॉल्यूम निकालिए। आपने बोला कि ये क्लासरूम में मान लीजिए यहाँ में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो उनका एरिया निकालनी है। तो मान लो यहाँ में 20 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट है। तो आप क्या करेंगे, 20 स्टूडेंट का अलग अलग एरिया निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मान लो 20 है तो आप मेजर कर सकता है। अगर स्कूल में 100 स्टूडेंट होंगे तो मेजर नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। आप मान लीजिए कि क्लासरूम में सारे स्टूडेंट आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, और एक स्टूडेंट का वेट x है। अगर एक स्टूडेंट का जो एरिया है वो x कवर कर रहा है तो 20 स्टूडेंट कितने एरिया कवर करेंगे? 20 इंटू एक्स। समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोग भी क्या कर लेते हैं, तो यहां में देखिए एक यूनिट सेल में कितना एटम ऑक्युपाइड किया है। अगर एटम अलग अलग होगा तो सब एटम का एरिया या वॉल्यूम निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता हम लोगों के लिए। तो हम लोग क्या मानते हैं, एजम्पशन करते हैं कि जो एटम्स होते हैं यूनिट सेल में, जो भी एटम ऑक्युपाइड किए हैं उनका एरिया, वो एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो ऐसा हम लोग करके मान के एज्यूम करके ही चलते हैं। तो हम लोग का क्या होगा, इफ ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। मान लीजिए यहां में क्या है, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। इफ ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, अगर सारे एटम आइडेंटिकल होंगे तो क्या होगा कि एक एटम का, आप बताइए कि उसमें उस क्यू में कितने एटम है और एक एटम का वॉल्यूम क्या है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो होगा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन वन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। एक एटम का वॉल्यूम को कितने नंबर ऑफ एटम है मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ही आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि अपने को भी कर लिए होंगे। तो एक फॉर्मूला बना लेना है हम लोगों को, बस वही है। तो आप यहां में क्या करेंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम को आप जेड मान लीजिए, और वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एक एटम का वॉल्यूम, और एटम का जो वॉल्यूम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। और मान लीजिए आप जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आप कौन सा यूनिट सेल की बारे में बात कर रहे हैं, क्यूबिकल यूनिट सेल। और क्यूबिकल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यू होता है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आपसे कोई बोलेगा कि पैकिंग एफिशिएंसी बताइए, अगर आपसे कोई बोलेगा पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100% कर दीजिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100%। तो आप यहाँ में कॉपी कर लीजिए, ये पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग एफिशिएंसी है। और यहाँ में जो जेड होता है वो क्या ही होता है, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन वन यूनिट सेल। वन यूनिट में कितने नंबर ऑफ एटम है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू 100%। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आगे हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं जो यूनिट सेल होता है। बेसिकली अभी तक ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, जो कि आपको इसका आगे पढ़ने के लिए ये सब आपको जरूरी है, मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए ये सब कंसेप्ट। तो जो यूनिट सेल है वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक होता है हम लोग का प्रिमिटिव
यूनिट सेल और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव, या नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको, प्रिमिटिव यूनिट सेल उसको बोलते हैं ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम केवल कॉर्नर पोजीशन में ऑक्युपाई होता है, ऐसा यूनिट सेल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। अगर कोई भी एटम केवल कॉर्नर पोजीशन में ऑक्युपाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का दूसरा नाम क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में SCC का नाम से जाना जाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें एटम केवल कॉर्नर पोजीशन में ऑक्युपाई करते हैं, ऐसा यूनिट सेल का नाम प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। यहाँ में जो पार्टिकल होंगे वो केवल कहां में होंगे, कॉर्नर पोजीशन में होंगे। कहां में होंगे, कॉर्नर पोजीशन में होंगे। और पार्टिकल का मतलब होता है वो एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में ऐसा मान लो 3 डायमेंशन इस पे, मतलब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कॉर्नर में ऑक्युपाई करते हैं और कॉर्नर का साथ ही साथ में अदर पोजीशन में भी ऑक्युपाई करते हैं, ऐसे यूनिट सेल का नाम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। मतलब कि यहां में कॉर्नर में होते हैं प्लस अदर पोजीशन में भी होते हैं। ठीक है, एटम क्या होते हैं, कॉर्नर में होते हैं और कॉर्नर के साथ में अदर पोजीशन में होते हैं, इसलिए ऐसा यूनिट सेल का नाम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है कि एटम कॉर्नर में ऑक्युपाई होता है प्लस अदर पोजीशन में। अदर पोजीशन का मतलब होगा या तो एटम कॉर्नर का साथ में बॉडी सेंटर में होगा, या तो एटम कॉर्नर का साथ में फेस सेंटर में होगा, या तो एटम कॉर्नर का साथ में अपोजिट फेसेस में होगा। ऐसे यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है BCC, और तीसरा होता है FCC, और चौथा हो जाता है ECC। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। BCC का नाम मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC का नाम होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। BCC किसको बोलते हैं, जब एटम कॉर्नर का साथ में, एटम कॉर्नर में ऑक्युपाई होगा और बॉडी का सेंटर में ऑक्युपाई होगा, ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, BCC बोलते हैं। अगर एटम कॉर्नर में होगा प्लस फेस का सेंटर में ऑक्युपाई करता है तो उसको फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। अगर एटम कॉर्नर का साथ में अल्टरनेट फेसेस में होते हैं तो उसको हम लोग एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं। कोई पूछेगा कि बताइए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है, तो आप बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बारे में। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बारे में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बारे में SCC का नाम से जाना जाएगा। तो देखिए जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं उनमें जो एटम होते हैं केवल कॉर्नर पोजीशन में ऑक्युपाई होते हैं। यहां में जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर ओनली कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब का केवल कॉर्नर पोजीशन में ऑक्युपाई करते हैं, इसलिए इसको नाम बोलते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहां में आप लोग थोड़ा सा देखेंगे डायग्राम, और ये काफी ज्यादा हम लोग का नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यहां में एटम क्या होते हैं, एटम केवल कॉर्नर पोजीशन में ऑक्युपाई करते हैं। एटम यहां में एटम कॉर्नर पोजीशन में ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें एटम कॉर्नर पोजीशन में ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, और यहां में याद रखेंगे कि ये जो कॉर्नर होते हैं ये क्या होते हैं, इन कांटेक्ट होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। ये कॉर्नर मतलब कि आप सोचो आपका घर का ये जो कॉर्नर है और उस साइड वाला जो कॉर्नर है एक दूसरे को टच करता है। समझ में आ गया, तो टच करता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो यहां में ध्यान दीजिए, मतलब कि यहां में क्या होता है कि ये जो कॉर्नर होते हैं, ये वाले कॉर्नर इस कॉर्नर को टच करेगा, ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर को टच करता है, मतलब कि ये कॉर्नर आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग का ये वाला कॉर्नर, ये आपका घर का एक कॉर्नर होगा, एक नीचे होगा, एक मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये तो 4 कॉर्नर हो गया, एक फेस का 4 कॉर्नर हो गया, और चारों कॉर्नर एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, इन कांटेक्ट में होते हैं।
और 4 तो पीछे वाला भी होगा, एक ये वाला फेस का 4 कॉर्नर, दूसरा वाला फेस का 4 कॉर्नर। तो मान लीजिए ये वाला 4 कॉर्नर, ठीक है। तो अगर हम लोग का मतलब ये कैसे बना होगा वो अब मैं आपको समझा रहा हूं। ये 3 डायमेंशन है, थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे। मान लो ये एक फेसेस का 4 कॉर्नर और दूसरा फेसेस का ये 4 कॉर्नर है। तो अगर हम लोग इसको इसका ऊपर में रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा। तो अगर आप लोग बताइए, अगर आपने बोला कि ये ए लेयर है, मतलब ये एक लेयर है, तो क्या ये भी एक जैसा ही दिखाई देगा? ये भी एक जैसा ही दिखाई देगा, ये भी ए ही है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं वो ए टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। क्या होते हैं? ए टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। समझ में आ गया? तो आपको याद या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या क्या बातें याद करनी है कि इसमें ए टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है। ए टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अच्छा बताइए, ये दोनों क्यू एक दूसरे, दोनों जो कॉर्नर में जो एटम है और जो कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच करता है, तो मान लीजिए ये कुछ कंडीशन यहां में ऐसा होगा। मान लीजिए ये जो साइड है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका एज लेंथ को आप ए मान लीजिए। इसका एज लेंथ कितना है? ए, ठीक है। तो अब बताइए सेंटर से ये वाला डिस्टेंस क्या ही कहलाएगा? रेडियस। और ये वाला सेंटर से ये डिस्टेंस क्या ही कहलाएगा? रेडियस होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 2r के इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग पहला दूसरा बोलेंगे, हम लोग यहां तक समझ में आ रहा है कि जो ए होगा वो 2r का इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम क्या होगा? यहां में जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उनमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम क्या होगा? इन 1 यूनिट सेल, ठीक है। और नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम को हम लोग जनरली जेड से डिनोट करते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं और एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है। तो 8 इंटू 1/8, 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ये कट के कितना ही हो गया? एक एटम का हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? थर्ड जो होगा हम लोग का होगा रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, मतलब कि जो एज लेंथ और रेडियस में क्या क्या रिलेशन हो रही है। तो आपको यहां से डायरेक्ट देख रहे हैं आप लोग कि ए की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? ए इक्वल टू 2r, वेयर ए जो होगा एज लेंथ ऑफ क्या होगा? एज लेंथ ऑफ क्यू होगा, और यहां में क्या होगा? रेडियस ऑफ एटम होगा। अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। किसकी बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट होगी हम लोग का वो होगी कोऑर्डिनेशन नंबर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या ही मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब होता है कि नाइबर एटम एक दूसरे को जो टच करता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब का ये है, ये एटम एक दूसरे को टच करता है। तो इस एटम का अगर आपको पूछा जाए ये वाला एटम का बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप बोलेंगे ये वाला एटम 2 एटम को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। तो जो नाइबरर एटम होते हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। वही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब बताइए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? आपको बताया गया है कि जो कॉर्नर वाला एटम होता है वो दूसरे वाले कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। मतलब कि ये जो कॉर्नर वाला एटम होगा वो किसको टच करेगा? इसको ए लेंथ पे टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। आप लोग बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा क्योंकि 3 को टच करेगा। आप इमेजिन करिए ये वाला एटम जितना डिस्टेंस में इसको टच कर रहा है उतना ही डिस्टेंस में इसको भी टच करेगा, एक एटम होगा। जितना डिस्टेंस इसको टच कर रहा है उतना डिस्टेंस में एक और एटम होगा, उसको भी टच करेगा। जितना डिस्टेंस में इस एटम को टच कर रहा है उतना ही डिस्टेंस में एक और एटम होगा, उसको भी टच करेगा। मतलब कि ये वाला एटम 6 एटम को टच कर रहा है। इसलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अब हम लोग को निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो मैंने क्या बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? या आप पैकिंग एफिशिएंसी लिख लेंगे तो क्या ही होगा? पैकिंग एफिशिएंसी Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू 100%। समझ में आ गया? तो यहाँ में आपको Z क्या है? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का इफेक्टिव एटम कितना है? 1। तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा बताइए यहाँ में ए और आर में क्या रिलेशन है? A इक्वल टू 2r,
तो 2r का होल क्यूब इंटू 100%। जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ये आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 8r क्यूब, और यहां से r क्यूब कट जाएगा, तो आपका जो होगा π/6 होगा। मतलब कि जो आपका पैकिंग फ्रिक्शन होगा वो कितना ही आ जाएगा, π/6। ये तो पैकिंग फ्रिक्शन हो गया, और इंटू 100%। तो ये आपको अगर केवल पूछेगा कि पैकिंग फ्रिक्शन बताइए, तो पैकिंग फ्रिक्शन कितना ही हो जाएगा, π/6। और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 52.4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है। समझ में आ गया? तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिए थे, जिसका पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% आया था। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होता है बॉडी का सेंटर में और कॉर्नर में लगा होता है। लेकिन खास बात यह है कि ये नॉट इन कॉन्टेक्ट होते हैं, नॉट इन कॉन्टेक्ट होते हैं, एक दूसरे से टच नहीं करते। दोनों कॉर्नर वाला एक दूसरे से टच नहीं करता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर टच कर रहा था, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर टच कर रहा था, लेकिन बीसीसी में टच नहीं करता है। बीसीसी में क्या टच करता है, जो बॉडी का बीच वाला जो एटम होता है वो कॉर्नर वाला एटम को, मान लो ये बीच वाला एटम है, ये कॉर्नर है 4 और ये बीच वाला एटम है बॉडी सेंटर, तो ये वाला इसको टच करता है, ये वाला इसको टच करता है, ये वाला इस कॉर्नर को टच करता है, ये इस कॉर्नर को टच करता है, ऐसा होता है। तो ध्यान देंगे कि हम लोग का देखो ये बॉडी का सेंटर है और ये कॉर्नर वाला एटम है, ये कॉर्नर वाला एटम को टच नहीं करना, दोनों कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन बॉडी सेंटर वाला एक दूसरे को टच करता है। मान लो ये तो एक साइड का हो गया और दूसरा साइड में भी 4 एटम है। अगर इसको इसका ऊपर में रख दिया जाए, ठीक है, बात क्लियर है, इसको हम लोग ए लेयर बोले, इसको बी लेयर बोले, इसको सी लेयर बोले, तो इसको अगर हम लोग इसका ऊपर में रखेंगे तो क्या करेगा, ये जो बॉडी सेंटर वाला एटम है वो कितना एटम को टच करेगा, 4 इसको टच कर रहा है, 4 इसको टच कर रहा है, तो कितना टच कर रहा है, 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। बात क्लियर है? तो यही हम लोग को समझना था। तो पहली बात हम लोग बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। दूसरी बात नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, इसका नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम मतलब कि जेड की वैल्यू की बात कर रहे हैं, और यहां में एटम कहां में है, कॉर्नर में है। कॉर्नर कितना होता है, 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। बॉडी सेंटर कितना होता है, 1, कंट्रीब्यूशन वो खुद ही हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितनी होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसका रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का क्या होगा, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए और आर में क्या होगा, मतलब कि ये जो बॉडी सेंटर वाला एटम है ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को टच करता है, ठीक है, बात क्लियर है? मतलब कि आप यहां में थोड़ा सा देखिए, ये बॉडी सेंटर वाला है, ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये कॉर्नर वाले एटम है, ये कॉर्नर वाला एटम है और ये बॉडी सेंटर वाला है। तो अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर, ठीक है, बात क्लियर है? तो आप थोड़ा सा यहाँ में ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल, क्योंकि मतलब बॉडी सेंटर से पास हो रहा है। तो ये डिस्टेंस r होगा और ये देखो डायमीटर हो गया तो 2r हो गया, ये हो गया r। समझ में आ गया? तो टोटल बॉडी डायगोनल कितना होगा, ये वाला जो होता है वो क्या होता है, BD का मतलब होता है बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल कितना हो गया, 4r। कितना हो गया, 4r, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो आपको निकालना है ए और आर में क्या रिलेशन ही होगा, ठीक है। तो आप यहां में ध्यान दीजिए, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 4r, और ये वाला डिस्टेंस देखिए, ये तो साइड ए है और आप लोग देखिए ये एक स्क्वायर है, तो आपको ये वाला साइड निकालना है, फेस का लॉन्ग डायगोनल, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल, FD, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा? तो ये है, तो फेस डायगोनल क्या होगा, a√2 होगा। समझ में आ गया? मान लो ये ए है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, a√2 हो जाएगा, तो फेस डायगोनल ये हो जाएगा a√2। तो आप लगा ही सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ABC, तो ABC में आप लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ऐसा ही लिखेंगे आप लोग। और AB कितना है, A का स्क्वायर, और BC क्या है, BC फेस डायगोनल कितना होता है, a√2 का स्क्वायर, और AC क्या है, बॉडी डायगोनल, जो कि कितना है, 4r का स्क्वायर। तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहां में देखेंगे तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो यहां से देखिए स्क्वायर इधर में चला जाएगा, तो √3a इक्वल टू 4r, तो इसका मतलब कि 4r इक्वल टू a√3। तो ये आपका a और r में रिलेशन होता है, ठीक है, बात क्लियर है? a और r में रिलेशन होता है। अब हम लोगों को निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो चलिए ध्यान देंगे, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी, पैकिंग एफिशिएंसी
वो क्या होती है फॉर्मूला, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100%। ठीक है, ये पैकिंग एफिशिएंसी है। तो यहाँ में आपको Z को क्या डालना है, Z क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, कितना है 2, 4/3 पाई आर क्यू। और देखिए यहाँ में ए का जगह में क्या डालना है, ए का जगह में आपको डालना है 4r/√3 का होल क्यू इंटू 100%। ठीक है, जब आप लोग इसको डालेंगे तो इसका जो पैकिंग आएगा वो आएगा 68%। कितना आएगा, 68%। मतलब कि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप लोग आ जाएगा √3 पाई/8 इंटू 100%। जब आप पाई का जगह में 22/7 या 3.14 डालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 68% आ जाएगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 68%। अगर आपसे कोई बोलेगा वॉइड्स बताइए, वॉइड्स का मतलब जहां में एटम कवर नहीं किया है, इम्प्टी स्पेस या वेकेंट स्पेस ना, वेकेंट स्पेस क्या हो जाएगा, 100 से माइनस कर दीजिए। तो इसमें वॉइड्स स्पेस कितने होते हैं, 32%। ठीक है, तो आप कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताइए एटम कहां में लगा होता है, एटम्स जो होते हैं ऑल कॉर्नर्स में होते हैं, ऑल कॉर्नर्स प्लस फेस का सेंटर, फेस सेंटर में होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि एटम, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो कॉर्नर और फेस का सेंटर में लगा होगा एटम। ठीक है, और यहाँ में देखिए एटम, देखिए यहाँ में कॉर्नर में है और फेस का सेंटर में है। ये यहाँ में एटम होगा, इस फेस में होगा, सामने वाला में होगा, इस साइड में होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। ठीक है, और ये दोनों कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करते, नॉट इन कॉन्टेक्ट होते हैं, नॉट इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, अगर ये मान लो हम लोग का ये जो बोर्ड फेस है, तो फेस वाला जो एटम, फेस में जो एटम लगा है, ये वाला एटम कॉर्नर वाला एटम को टच करता है, फेस वाला एटम कॉर्नर वाला एटम को टच करता है। वहां में क्या था, बॉडी सेंटर वाला एटम कॉर्नर वाला एटम को टच कर रहा था बीसीसी में। तो देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि मान लो ये फेसेस है और ये फेसेस वाला एटम क्या करता है, कॉर्नर वाला एटम को टच करता है। ये कुछ हम लोग का ऐसा सिचुएशन बनता है। ठीक है, बात क्लियर है, ये ऐसा टच कर रहा है तो ये हम लोग का कुछ सिचुएशन ऐसा बनता है कि ये जो फेस वाला, जो फेस सेंटर वाला एटम कॉर्नर वाला एटम को टच करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें हम लोग बात करें कि ये जो लाइन होती है, ये देखिए ये मान लो फेस है और ये वाला जो डायगोनल है इसको हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल। और ये फेस डायगोनल कितना होगा, देखिए ये आर है, ये सेंटर से पास कर रहा है तो ये 2r होगा और ये कितना ही होगा r। तो यहाँ में फेस डायगोनल जो क्या ही हो रहा है बताइए, 4r। और ये क्या है, ये q का एज लेंथ है, तो कि एज लेंथ कितना था, a, समझ में आ गया। और ये भी एज लेंथ कितना है, a, समझ में आ गया। तो आप यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का बारे में। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फेस डायगोनल जो एटम होता है, ये जो मान लो यहाँ में ये वाला फेस में जो एटम लगा है, इसका सामने वाला अपोजिट में ही ये वाला फेस जो सटा हुआ होगा इस फेस से, वो वाला फेस में जो एटम लगा होगा, ये दोनों वो फेस वाले जो एटम होंगे एक दूसरे को टच करेंगे। अपोजिट वाले फेस एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। मान लो ये फेस है, आपको ये फेस दिखाई दे रहा है, तो ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये वाले फेसेस, सारे फेसेस मतलब जो इस फेसेस से कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, ज्वाइंट होंगे। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ में रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की। ठीक है, हम लोग पहला बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो ए और आर में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये भी एज लेंथ है और फेस डायगोनल कितना ही हो गया, 4r का स्क्वायर। तो यहां से देखिए 2a स्क्वायर इक्वल टू 4r का स्क्वायर, और स्क्वायर इधर में आ जाएगा तो √2a का स्क्वायर इक्वल टू 4r। तो आप देखेंगे यहां से 4r इक्वल टू a√2। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग का एज लेंथ हो गया, समझ में आ गया, ए और आर में रिलेशन हो गया। और कोई इसको सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है, कोई सिंप्लीफाई करके ऐसे बोलता है कि √2 को डिवाइड कर देता है, 4r/√2 इज इक्वल टू a, और √2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इतना करने की जरूरत नहीं है, तो ये 2 से कट जाएगा तो 2√2r इक्वल टू a। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग। तो ये a और r में रिलेशन होता है। अब आपको निकालना है इफेक्टिव एटम। क्या निकालना है, इफेक्टिव एटम। दूसरी नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जो होगी, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जिसको हम लोग जेड बोलते हैं, वहां में एटम कहां में है, कॉर्नर। कॉर्नर कितना होता है, 8। ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस सेंटर कितना होता है, 6। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2। तो 2 3 6। तो यहाँ में कितने इफेक्टिव एटम होते हैं, एफसीसी में 4 एटम होते हैं। कितने होते हैं,
4 एटम होते हैं। और ए और आर में क्या रिलेशन होता है, ए और आर में क्या रिलेशन होता है, दूसरा ए और आर में क्या रिलेशन था आपका बताइए, ए इक्वल टू 2√2r, ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एफसीसी का वो 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। थर्ड पॉइंट, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 12। 12 आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ये चारों एटम एक दूसरे को टच करते हैं, इसका ऊपर 4 टच करे, इसका नीचे टच, इसका जस्ट बगल में कितना टच करेगा, 4, तो टोटल कितना ही हो गया, 12 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और हम लोग इसका बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, किसकी बात करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, Z इंटू 4/3 πr³ अपॉन AQ इंटू 100%, ये इसका पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो आप लोग यहाँ में ध्यान देंगे, Z का जगह में 4 डाल देंगे, 4/3 πr³ होगा डिवाइडेड बाई AQ, और A और R में क्या रिलेशन है, अब A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R रखेंगे क्योंकि R से R कट जाएगा, तो 2√2r का होल क्यूब इंटू 100%। जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 74% आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 3√2 इंटू 100%। जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 74% आएगी पैकिंग इफिशियंसी। और पूछा जाएगा वॉइड्स बताइए, तो इसका जो वॉइड्स होगा वो कितना ही आ जाएगा, 100 माइनस 74, तो ये 26% वॉइड्स हो जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, इसका जो वॉइड्स होगा वो कितना ही होगा ये। और एफसीसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, एफसीसी को हम लोग बोलते हैं एफसीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एबीसी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। वो आपको कैसे दिखाई देगा, वो ध्यान दीजिए। एफसीसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, एफसीसी कौन सा टाइप का अरेंजमेंट होता है, एबीसी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग सीसीपी भी बोलते हैं, सीसीपी, ठीक है, सीसीपी या एफसीसी, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, मान लो आपने बोला कि हमने इसको ए लेयर कंसीडर कर लिया, मान लो आपको यहां से देखेंगे तो ये आपको एक अलग दिखाई देगा, मान लो ये ए लेयर है, ठीक है। कोई इसको इससे देखा, ठीक है, आपको ये दिखाई दिया, ये आपको एक अलग लेयर दिखाई दे रही है, मान लो ये बी लेयर्स है, ठीक है। आप यहां में आएंगे तो आपको एक लेयर दिखाई दिया, तो क्या ये बताइए बी लेयर और सी लेयर क्या आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है। यहां में देखिए ये एटम ऐसा है, इसका अपोजिट है, तो ये लेयर को आपने बोला कि ये सी लेयर होगा, और आपने इसको बोल दिया डी लेयर। जैसे ही आपने डी लेयर में गए तो क्या बी लेयर ए लेयर का रिपीटेशन हो गया, मतलब कि डी लेयर जो है वो ए का जैसा आ गया, तो यहाँ में जो डी लेयर होगा वो किसका इक्वल आ गया, ए लेयर का इक्वल आ गया। मतलब कि ए बी सी 3 लेयर दिखाई देंगे, जो चौथा लेयर होगा वो फर्स्ट लेयर का क्या हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एफसीसी इज, आप लिख भी सकते हैं कि एफसीसी इज कॉल्ड एबीसी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। तो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी क्या होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।